नाउ इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन और ऑब्लिक कोलिजन अगर हम लोग बात करें, ये हम लोग पिछली क्लास में स्टार्ट भी किए थे। हम लोगों ने एक जो है स्लाइड किया भी था, तो आई जस्ट ब्रीफ you about this as well, and then we'll proceed from here. So just to make a continuity basically. So elastic collision in two dimensions or oblique collision. So if the initial velocity and final velocities of both the bodies are along the same straight line, then it is called a one-dimensional collision or head-on collision. So in the case of small spherical bodies, this is possible if the direction of travel of body 1 passes through the center of the body 2. तो ये देखो, ये जो इसका डायरेक्शन है, ये बॉडी 2 के सेंटर से पास कर रहा है, ये है हमारा बॉडी 2, उसके सेंटर से पास कर रहा है। अगर ऐसा है तो उस कोलिजन को बेसिकली हम लोग वन डायमेंशनल कोलिजन कहते हैं। जैसे इसके पिछले वाला जो केस था, या हेड ऑन कोलिजन कहेंगे। In the case of small spherical bodies, this is possible if the direction of travel of body 1 passes through the center of body 2. Now, in general, the solutions are two-dimensional. Collisions are two-dimensional. जो डे टू डे लाइफ में केसेस देखोगे, वन डायमेंशनल बहुत कम ही केस दिखेगा, मतलब कि स्ट्रेट लगा और स्ट्रेट मूव कर गया उसी लाइन पे, तो ऐसा कोलिजन बहुत रेयर ही होता है। जनरली जो है टू डायमेंशनल वाले कोलिजन्स तुम्हें दिखेंगे, वेयर द इनिशियल वेलोसिटी एंड द फाइनल वेलोसिटी में लाई इन अ प्लेन। एक प्लेन पे तो होगा बट एक लाइन में नहीं होगा। So when two bodies traveling initially along the same straight line collide without loss of kinetic energy and move along different directions in a plane after collision, the collision is said to be elastic collision in two dimensions. क्या elastic collision के लिए क्या condition है? Without loss of kinetic energy. Two dimension मतलब एक ही plane में lie करे, जो collision के बाद ये object move करेगा, एक plane में ही move करेगा। So suppose M1 and M2 are the masses of two bodies, okay, A and B, moving initially along x-axis with velocities u1 and u2 respectively. तो ये basically क्या है, M1 M2 जो है mass है दो object का, which is moving along x-axis, initially along x-axis, और collision तो u1 u2 से एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा था। M2 जो है U2 स्पीड से मूव कर रहा था और M1 U1 से, और दोनों क्या थे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव कर रहा था। वेयर U1 इज ग्रेटर देन U2, तो बिकॉज U1 का स्पीड U2 से ज्यादा है, ये पीछे से जाके कोलाइड कर जाएगा M2 को। आफ्टर कोलिजन, so when U1 is greater than U2, the two bodies collide, and after collision let the body A move with a velocity V1 at an angle theta with x-axis. तो ये जो पहला ए वाला जो ऑब्जेक्ट है, ये v1 स्पीड से थीटा एंगल पे मूव करता है, थीटा एंगल के अलोंग मूव कर रहा है विद एक्स एक्सिस। सो लेट द बॉडी बी मूव विद वेलोसिटी v2 एट एन एंगल फाई विद एक्स एक्सिस। तो दिस m2 है ना, सो दिस बॉडी b इज मूविंग विद वेलोसिटी v2 मेकिंग एन एंगल फाई विद द एक्स एक्सिस। ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट है, ये इसके अलोंग मूव कर रहा है और ये एंगल कितना बना रहा है, फाई बना रहा है। अब हम कह रहे हैं हियर थीटा इज कॉल्ड द एंगल ऑफ स्कैटरिंग, मतलब जो ये आके जिस ये टारगेट है और ये वाला जो ऑब्जेक्ट है, इसको बेसिकली हम लोग सोर्स भी बोल सकते हैं। तो ये जो सोर्स है, ये आके जो टकराता है जिस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो बेसिकली हम लोग का ये जो एंगल है वो एंगल ऑफ स्कैटरिंग होगा थीटा, और फाई जो है उसको एंगल ऑफ रिकॉइल कहेंगे। नाउ एज द कोलिजन इज इलास्टिक, काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। तो पहला क्या हो गया, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व हो गया, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर इज हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। मतलब टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। हाफ इसमें कैंसिल कर देंगे, दोनों तरफ कॉमन लेके, तो m1 u1 स्क्वायर प्लस m1 u1 स्क्वायर प्लस m2 u2 स्क्वायर इज m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर। ये मेरा पहला, हम लोगों का पहला जो इक्वेशन है वो ये इक्वेशन हो जाएगा हमारा। Now we also know that linear momentum in case of any collision, whether it is elastic or inelastic, linear momentum
along x axis and y axis will be conserved. तो x axis के along और y axis दोनों के along conserved रहेगा. तो पहले x axis के along हम देखते हैं. As linear momentum is conserved in elastic collision, therefore along x axis total linear momentum after collision is total linear momentum before collision. तो after collision क्या है यहाँ पे m1 v1 cos theta plus m2 v2 cos phi. तो ये जो है ये थीटा हो गया, ये फाई हो गया. तो m2 v2 cos phi और m1 v1 cos theta आफ्टर कोलिजन हो गया. और बिफोर कोलिजन क्या था, दोनों m1 u1 और m2 u2 के मोमेंटम से चल रहे थे x एक्सिस के लो. अब along y एक्सिस आते हैं. नाउ along y एक्सिस linear momentum after collision is 0. ठीक है. So as both the bodies are moving along x axis and after collision total linear momentum along y axis is, अब y axis में after collision क्या होगा, ये पॉजिटिव इधर इसका जो कंपोनेंट होगा v1 sin थीटा हो गया m1 v1 sin थीटा, और ये बिकॉज नेगेटिव y एक्सिस के तरफ है तो माइनस ऑफ ये साइन देखो माइनस आ रहा है, माइनस m2 v2 sin phi हो गया. अब ये दोनों जो है m1 v1 sin थीटा माइनस m2 v2 sin phi, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो, और इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या था, दोनों x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो इनिशियल मोमेंटम y डायरेक्शन में क्या है, 0 है. तो इज इक्वल टू 0 हो गया. अब हमारे पास तीन इक्वेशन है. पहला इक्वेशन था m1, पहला इक्वेशन अगर देखो m1 u1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 u2 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस ऑफ m2 v2 स्क्वायर. ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया है ना बच्चों, ये हमारा पहला इक्वेशन हो गया. ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया और ये हमारा तीसरा इक्वेशन हो गया. अब हमारे पास वेरिएबल्स कितने हैं, वेरिएबल्स हमारे पास थीटा है, फाई है, v1 है और v2 है, राइट. तो हमारे पास चार वेरिएबल हैं. इक्वेशन कितने हैं, तीन है. हमें ये पता है कि जितने वेरिएबल होते हैं उतने इक्वेशन होना चाहिए अगर हमें उसको सॉल्व करना है. तो बिकॉज हमारे पास इक्वेशन कम है, वेरिएबल ज्यादा है, तो हमें एक और रिलेशन एग्जाम में दिया हुआ होना चाहिए, मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ होना चाहिए एक और रिलेशन, तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे, नहीं तो इसको नहीं सॉल्व कर पाएंगे. क्लियर है बच्चों? यस सर. यस सर. So we have therefore to measure experimentally any one parameter, that is final velocity is v1 of A and v2 of B or their direction theta and phi. ठीक है. एक्सपेरिमेंटली या तो हम इसको मेजर कर लें थीटा या फाई को, v1 या v2 को, या फिर मतलब वही हमें क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा है ना. And rest of the three parameters can be calculated from the three equations. This is how we will solve it. क्लियर है बच्चों? हम लोग क्वेश्चन करेंगे इससे, इस पे बेस, तो तुमको समझ में आएगा कि तुमको डेटा दिया हुआ रहेगा, तीन डेटा निकालना होगा, तीन वैल्यूज, वो तीनों वैल्यूज तीन इक्वेशन से हम लोग निकाल लेंगे. ठीक है बच्चों, चले आगे. यस सर. अब आ जाते हैं हम लोग स्पेशल केस, राइट. सो when two particles of same mass undergo perfectly elastic collision in two dimension, that is m1 is equal to m2. तो अब हम लोग को क्या करना है, दो पार्टिकल सेम मास के, they are undergoing perfectly elastic collision in two dimension. तो हमारे पास देखो कंडीशन दे रखा है m1 is equal to m2. For simplicity let us take u1 is equal to u and u2 is equal to 0, है ना. ये स्पेशल केस कर रहे हैं, इसमें कुछ कुछ हम लोग स्पेशल कंडीशंस लेके और उसके बाद इसको एनालाइज करेंगे कि क्या होता है. तो देखो ये सबसे मतलब ये वाला जो पर्टिकुलर स्पेशल केस है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं और ये डेरिवेशन में भी आता है कि लेट्स से देयर आर टू मासेस ऑफ इक्वल मासेस एंड इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इज u and the initial velocity of second object is 0, that means the object was at rest. तो एक m मास का ऑब्जेक्ट u स्पीड से मूव करता हुआ आ रहा है, दूसरा ऑब्जेक्ट जो m मास का है ये क्या है,
रेस्ट पे है। उसके बाद ये इससे कोलाइड किया, कोलिजन के बाद ये दोनों v1 और v2 स्पीड से मूव कर रहे हैं। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों ऑब्जेक्ट जो मूव करेगा उसका एंगल क्या है, 90 डिग्री है। ये दोनों आपस में जब फाइनल वेलोसिटी से मूव करते हैं तो दे आर परपेंडिकुलर, मूविंग इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। देखते हैं कैसे प्रूव होगा कि भाई हमारा पहला जो इक्वेशन था वो था m1u1 स्क्वायर प्लस m2u2 स्क्वायर। हम लोग काइनेटिक एनर्जी कंजर्व कर रहे हैं, m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, m1 m2 बराबर, तो ये इधर सबको कैंसिल कर दो, सारे बराबर हैं, तो मतलब u1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। u2 स्क्वायर क्या है, 0 है, ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे है इनिशियली, और u1 जो है u के बराबर है, मतलब u स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। ये पहला इक्वेशन हो गया, ये चीज यहाँ पे लिख रखा है। अब इसके बाद हमारे पास जो मोमेंटम कंजर्वेशन एक्स एक्सिस के अलोंग करेंगे, तो इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट ऑब्जेक्ट का m इंटू यू हो गया, सेकेंड ऑब्जेक्ट का इनिशियल मोमेंटम 0 हो गया, इज इक्वल टू m इंटू ये एंगल मान लो थीटा, ये एंगल फाई, तो दिस इज m इंटू v1 cos थीटा प्लस m इंटू v2 cos फाई। अब m तो कैंसिल हो गया दोनों तरफ, अब ये हमारा u क्या आ गया, v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई के बराबर, ये मेरा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन हो गया। आ रहा है ना बच्चों समझ में? अब हम लोग y एक्सिस के लॉन्ग मोमेंटम को कंजर्व करेंगे, तो y एक्सिस के लॉन्ग इनिशियल मोमेंटम 0 है, फाइनल मोमेंटम क्या हो जाएगा, m इंटू v1 साइन थीटा प्लस m इंटू v2 साइन फाई। ठीक है, m को कैंसिल कर दो, ये क्या हो गया, v1 साइन थीटा प्लस v2 साइन, अच्छा सॉरी ये नेगेटिव है ना, यहाँ माइनस साइन होगा, तो ये हो गया v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई इज इक्वल टू 0। ये मेरा तीसरा इक्वेशन हो गया, v1 साइन थीटा माइनस v2 साइन फाई इज इक्वल टू 0। नाउ ये तीन इक्वेशन है हमारे पास। हमारे पास अब वेरिएबल क्या क्या है, v1 v2 थीटा और फाई। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे। देखो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर u स्क्वायर के बराबर है, u यहाँ पे है, इसका स्क्वायर कर दो, तो v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, इन दोनों को फ्रॉम 1 and 2 हम लोग निकाल दें, फ्रॉम 1 and 2, इसको u को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो और इसका स्क्वायर कर लो, मतलब v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज v1 cos थीटा प्लस v2 cos फाई का होल स्क्वायर, मतलब v1 स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, v2 स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई। अब ये जो cos स्क्वायर थीटा है इसको लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, cos स्क्वायर फाई वाला टर्म लेफ्ट साइड लेके जाएंगे, v1 स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा हो गया, v2 स्क्वायर 1 माइनस cos स्क्वायर फाई हो गया, इज इक्वल टू 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई। अब 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या है, साइन स्क्वायर थीटा है, 1 माइनस cos स्क्वायर फाई क्या है, साइन स्क्वायर फाई है, 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई हो गया। तो v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई इज 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई। ये हमारा इक्वेशन 4 हो गया। क्लियर है? अब अगर हम लोग देखें, हमें ये था जो थर्ड वाला जो इक्वेशन था v1 साइन थीटा, ये जो बिकॉज ये इसका y एक्सिस के अलोंग जो हम लोग कर रहे थे मोमेंटम, वो क्या था, mv1 साइन थीटा माइनस mv2 साइन फाई इज इक्वल टू 0। m कैंसिल कर दो, v1 साइन थीटा इज v2 साइन फाई, राइट। तो ये जो हमारे पास इक्वेशन आया था, राइट, जस्ट इसके पहले वाला देखो, v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा v2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई है, हमें पता है v1 साइन थीटा क्या है, v2 साइन फाई के बराबर है, तो इसको रिप्लेस कर लिया हमने, तो 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो गया यहाँ पे, सो 2v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज 2v1 v2 cos थीटा इंटू cos फाई।
तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसमें, ये 2 कैंसिल हो गया, एक v1 को इससे कैंसिल कर दिया, तो अब हमारा आ गया v1 स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब सॉरी v1 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू v2 cos थीटा इंटू cos फाई। तो अब अगर हमें cos थीटा निकालना होगा, cos थीटा इज इक्वल टू v1 बाय v2 इंटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos फाई। So this is our cos theta का वैल्यू। Now cos theta plus phi क्या होता है, cos theta cos phi minus sin theta sin phi। तो अब हम लोग ये कर सकते हैं cos theta plus phi is equal to v1 by v2 sin square theta by cos phi। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसको ओपन कर रहे हैं, cos थीटा इंटू cos फाई के जगह cos थीटा की जगह इसको यूज कर ले रहे हैं। ये जो v1 बाय v2 साइन स्क्वायर थीटा बाय cos फाई है, इसको हम लोग ने रिप्लेस कर लिया यहाँ पे cos थीटा के जगह। cos थीटा ये हम लोगों ने निकाला था ना, उसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया हमने, माइनस साइन थीटा इंटू साइन फाई। साइन थीटा ऑलरेडी हम लोग निकाल चुके हैं यहाँ पे, इस वाले इक्वेशन से साइन थीटा निकालोगे तो ये हमारा क्या निकलेगा, v2 साइन फाई बाय v1, और साइन फाई निकालोगे तो दैट विल बी v1 बाय v2 साइन थीटा। तो साइन फाई के जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, तो साइन फाई विल बी इक्वल टू v1 बाय v2 साइन थीटा। तो उसको हम लोगों ने यहाँ रिप्लेस कर लिया, तो v1 बाय v2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया, ये इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ भी v1 बाय v2, यहाँ भी v1 बाय v2, उसको उधर ले जाके 0 कर लो, ये cos फाई और ये cos फाई कट गया, बेसिकली ये क्या हो गया, 0 के बराबर हो गया। सी दिस cos फाई गेट्स कैंसिल्ड। अब v1 बाय v2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस v1 बाय v2 साइन स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा, 0 के बराबर आ जाएगा। तो cos ऑफ एनी एंगल इफ इट इज इक्वल टू 0, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जो एंगल है ये कितना है, थीटा प्लस फाई कितना है, 90 डिग्री है। सो थीटा प्लस फाई क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया। तो यही हमें प्रूव करना था। So hence we conclude that in a perfectly elastic collision in 2 dimensions between 2 particles of same mass, the 2 particles move along mutually perpendicular direction after collision. This is shown in the figure. Clear है बच्चों? ये डेरिवेशन आता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी ये पूछा जाता है। समझ में आया सबको? Yes, sir. Yes. किसी को नहीं आया तो पूछ लो। अब इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशंस हम करेंगे। So when two bodies traveling initially along the same straight line collide involving some loss of kinetic energy and move after collision along different directions in a plane, the collision is said to be inelastic collision in 2 dimensions. Loss of kinetic energy होता था और same direction में move करता रहता, तो फिर inelastic collision in 1 dimension होता है। अब अगर loss of kinetic energy हो रहा है और ये दोनों जो ऑब्जेक्ट है मतलब एक ही प्लेन में अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो उस केस में हम लोग इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन उसको बोलेंगे। नाउ एज द सिस्टम इज क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो इन इलास्टिक कोलिजन हो चाहे इलास्टिक कोलिजन हो, यहाँ पे हमेशा टोटल लीनियर मोमेंटम जो है वो कंजर्व्ड रहेगा। सो pf इज इक्वल टू pi। तो अब अगर इनिशियल मोमेंटम देखो, मान लो m1 जो है u1 स्पीड से जा रहा था, m2 u2 स्पीड से जा रहा था, तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया, m1 u1 प्लस m2 u। कोलिजन के बाद x एक्सिस के अलोंग v1 cos थीटा और y यहाँ पे x एक्सिस के अलोंग v2 cos phi है। सो m1 v1 cos थीटा प्लस m2 v2 cos phi will be equal to m1 u1 plus m2 u2। ठीक है। Now, as initial momentum of two bodies along y-axis is 0,
y एक्सिस के along इनिशियल मोमेंटम दोनों ऑब्जेक्ट का 0 है. Therefore, applying the law of conservation of linear momentum along y-axis, we get m1 v1 sin theta minus m2 v2 sin phi is equal to 0. ठीक है, तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम अब हम लोग कर रहे हैं along y-axis. तो ये हम लोगों ने ऑलरेडी अभी पिछले इक्वेशन इसमें भी किया ही था. तो ये और ये बेसिकली ये मोमेंटम y-axis के along कंजर्व, मोमेंटम x-axis के along कंजर्व. So knowing m1, m2, u1, u2, theta and phi, we can calculate v1 and v2. हमारे पास दो इक्वेशन है, तो दो ही वेरिएबल सॉल्व कर सकते हैं. क्या है वो दो वेरिएबल v1 और v2? हमें ये सब दिया हुआ होना चाहिए, u1, u2, थीटा और phi दिया हुआ होना चाहिए, या फिर कोई भी चार वेरिएबल दिया हुआ होना चाहिए और दो वेरिएबल निकालने आना चाहिए, तब फिर हम लोग इसको यूज कर सकते हैं. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. अब ये देखो, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन है. परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन में क्या होता है, टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट चिपक के साथ में मूव करता है एक ही वेलोसिटी से. परफेक्ट इन इलास्टिक कोलिजन का मतलब बोथ द ऑब्जेक्ट्स आफ्टर कोलिजन हैव सेम वेलोसिटी. दैट मींस दे आर मूविंग टुगेदर, they are in contact with each other and they keep on moving together with the same velocity. Such kind of collision is called perfectly inelastic collision. Now the figure shows perfectly inelastic collision m between two bodies of masses m1 and m2. So दो बॉडी m1 और m2 के बीच में perfectly inelastic collision हो रहा है. The body of mass m2 is moving initially with a velocity u2 along x axis. m2 मान लो u2 स्पीड से along x axis मूव कर रहा है, और m1 जो है मूविंग विथ वेलोसिटी u1 एट एन एंगल थीटा विद द x axis. और m1 क्या है, ये u1 स्पीड से मूव कर रहा है किस डायरेक्शन में, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द x axis. ठीक है, तो पहले जैसे दोनों जो है x axis के along मूव कर रहा था, यहाँ वैसा नहीं है. यहाँ थोड़ा अलग केस लिया है हमने, मतलब इन्होंने अलग केस लिया है कि u1 को किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है और u2 किसी और डायरेक्शन में मूव कर रहा है बिफोर कोलिजन. आफ्टर द कोलिजन एट O, बाद में जब O पे कोलिजन हुआ, द टू बॉडीज स्टिक टू ईच अदर एंड मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी v. कोलिजन के बाद ये दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे से चिपक जाते हैं, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, और दोनों कॉमन वेलोसिटी v से मूव कर रहा है. और ये क्या एंगल बना रहा है, एंगल फाई बना रहा है x एक्सिस से. So common velocity v at an angle phi with x-axis as shown in figure. As the system is closed and isolated, the total linear momentum of the system remains constant. है ना, linear momentum conserved रहेगा क्योंकि ये closed system है और isolated है, कोई external force नहीं लग रहा है. So referring to above figure and equating initial momentum along x-axis, तो फाइनल मोमेंटम अलोंग सेम एक्सिस वी गेट. एक्स एक्सिस में क्या होगा, इनिशियल जो है m1 u1 cos थीटा हो गया, है ना. एक्स कंपोनेंट u1 का क्या होगा, u1 cos थीटा, तो m1 u1 cos थीटा, और m2 u2 ये दूसरा हो गया, राइट, इज इक्वल टू m1 प्लस m2. ये दोनों आया, टकराया, टकराने के बाद बेसिकली ये दोनों साथ में मूव कर रहा है v स्पीड से, तो टोटल मास m1 प्लस m2 इंटू v cos phi. क्लियर है? So again applying the law of conservation of linear momentum along y-axis. So अब हम लोग क्या कर रहे हैं, linear momentum along y-axis लगा रहे हैं, तो m1 u1 sin theta plus 0, right? So y-axis के along लगाएंगे तो इनिशियली क्या था, ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है, राइट. तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे, माइनस m1 u1 साइन थीटा प्लस ऑफ 0 इज इक्वल टू माइनस ऑफ m1 प्लस m2 v साइन फाई. अब ये माइनस और माइनस जो है दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो m1 u1 साइन थीटा इज m1 प्लस m2 v साइन फाई हो गया. ना अब यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे दो इक्वेशन है हमारे पास, और अगर m1 m2 u1 u2 थीटा दिया हुआ है तो v, ठीक है, and its direction that is angle phi from the equation is known. तो v है
और फाई, ये दो चीज हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं. V and phi can be calculated. Is it clear? Clear है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट पे आते हैं. अब क्वेश्चंस करेंगे बेसिकली हम लोग इस पे बेस्ड. सो the example is a ball moving with a speed of 9 meter per second strikes an identical ball at rest such that after the collision the direction of each ball makes an angle of 30 degree with the original line of motion. Find the speed of the two balls after collision. तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इनिशियली जो आइडेंटिकल excuse me, तो आइडेंटिकल बॉल है, बॉल मूविंग विथ अ स्पीड दिस strikes an identical ball, so that means m1 is equal to m2 is equal to mass m हो गया. u1 is equal to 9 meter per second और u2 is equal to at rest मतलब 0 meter per second हो गया. ठीक है, so ये at rest हो गया. Such that after collision the direction of each ball makes an angle of 30 degree मतलब थीटा भी 30 डिग्री और वहां जो हम लोग कर रहे थे फाई भी क्या हो गया 30 डिग्री विद द ओरिजिनल लाइन ऑफ मोशन. फाइंड द स्पीड ऑफ द टू बॉल्स आफ्टर कोलिजन मतलब हमें v1 और v2 निकालना है. ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगर हम लोग इसको चेक करें, ये 9 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है. m is moving with 9 meter per second. Another mass m, this is stationary, तो ये आके इससे टकराया. आफ्टर कोलिजन m जो है ये v1 स्पीड से एंगल 30 डिग्री थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है. और दूसरा जो है ये भी m वेलोसिटी v2 एंगल फाई इज इक्वल टू 30 डिग्री बना रहा है. ठीक है, सो अब अगर हम लोग पहले x एक्सिस के अलॉन्ग कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम लिखते हैं तो मतलब m इंटू u1 प्लस m इंटू 0. तो पहले हम x एक्सिस के अलॉन्ग मोमेंटम कंजर्वेशन लिख रहे हैं. दिस इज m इंटू v1 cos 30 डिग्री प्लस m इंटू v2 cos 30 डिग्री. m कैंसिल कर लो, u1 इज इक्वल टू v1 इंटू रूट 3/2 प्लस v2 इंटू रूट 3/2. ठीक है, तो u1 इज इक्वल टू रूट 3/2 v1 प्लस v2. ठीक है, तो u1 हमें दे रखा है वैल्यू 9 मीटर पर सेकेंड, तो ये कर लो 9 इज इक्वल टू, so that means v1 plus v2 is equal to 18 by root 3 और 6 root 3. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. दूसरा y एक्सिस के अलॉन्ग अगर हम लोग लिखें मोमेंटम कंजर्वेशन, सो इनिशियल जो है 0 हो गया. दिस इज इक्वल टू m v1 sin 30 डिग्री माइनस m v2 sin 30 डिग्री. सो इससे क्या आ जाएगा, v1 इज इक्वल टू v2 आ जाएगा, है ना. sin 30 और m कॉमन लेके कैंसिल कर दो 0 के साथ, तो v1 v2 के बराबर हो गया. ये सेकेंड ये हो गया. तुम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो क्या हो गया, 2v1 इज 6 रूट 3. सो v1 इज इक्वल टू 3 रूट 3 इज इक्वल टू v2. क्लियर है बेटा. सो v1 इज v2 इज इक्वल टू 3 रूट 3 मीटर पर सेकेंड.
क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. लिख लो फटाफट। हो गया sir. अब क्वेश्चंस हम लोग कुछ करते हैं। रेलवे कैरेज ऑफ मास, तो ये वाला चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया है आज, है ना? मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं, उस क्वेश्चंस को कर लेंगे, फिर हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसके बाद फिर हम लोग रोटेशन वाला जो चैप्टर है ना, वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। So, पहला ये जो है, रेलवे कैरेज ऑफ मास 9000 kg moving with a speed of 36 km per hour collides with a stationary carriage of the same mass. So हमारे पास दो कैरेजेस है सेम मास का, ये 36 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रहा था, दूसरा वाला स्टेशनरी है। आफ्टर द कोलिजन द टू गेट्स कपल्ड एंड मूव टुगेदर, है ना? तो दोनों साथ में उसके बाद मूव करते हैं, ठीक। Now what is this common speed? What type of collision is this? मतलब हमें एक तो कॉमन स्पीड निकालना है इन लोग का, और ये निकालना है कि किस तरह का कोलिजन है। दोनों साथ में मूव कर रहे हैं, तो ये तो हमें पता ही है क्या है, ये इनइलास्टिक कोलिजन है ना। कोलिजन के बाद दोनों साथ में चिपक के मूव कर। अब हम लोग लेट्स से देखो, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 9000 kg हो गया, और u1 is equal to 36 kilometer per hour. So this is 36 into 5 by 18. This is 10 meter per second. U2 is equal to, ठीक है, स्टेशनरी है 0 मीटर पर सेकेंड। अब देखो, रेलवे कैरेज है, एक ही लाइन में मूव करेगा, वन डायमेंशनल मोशन के बारे में बात हो रहा है, तो हम पहले मोमेंटम कंजर्व करते हैं। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू v हो गया। अब हमें निकालना है m1 u1, मतलब 9000 इंटू 10 प्लस m2 u2 9000 इंटू 0 is equal to 9000 plus 9000 into v. So this is 90,000 divided by 18,000 is equal to v. So that means common velocity v is equal to 5 meter per second. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. और तुम लोग को इनइलास्टिक कोलिजन का पता करने के लिए एक और चीज है कि हम लोग दोनों का काइनेटिक एनर्जी निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर। So this is half into
अब देखो ये तो जीरो ही है इनिशियल वेलोसिटी, तो ये जीरो हो जाएगा, हाफ एम मतलब 9000 इंटू 10 स्क्वायर, ओके, तो 4500 और 2 जीरो, ये इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है। इसके बाद हम लोग फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं, हाफ इंटू m1 प्लस m2 वी स्क्वायर, तो मतलब 18,000 इंटू वी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर, तो मतलब 9000 इंटू 25 करेंगे, 9000 इंटू 25 225 एंड देन 000। तो देखो 450 000 225 000। सो सिंस ये इनिशियल काइनेटिक, since initial kinetic energy is greater than final kinetic energy, so there is a loss in kinetic energy, hence ये क्या है, inelastic collision। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. लिख लिया सबने? Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, प्लास्टिक बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 मीटर एंड rebounds several times from the floor. If 1.3 second elapses from the moment it is dropped to the second impact with the floor, what is the coefficient of restitution? So basically हमें देखो एक प्लास्टिक बॉल है, is dropped from a height of 1 meter, height यहाँ 1 meter, rebound several times from, if 1.3 second elapses from the moment it is dropped to the second impact, मतलब एक बार टकराया, टकराने के बाद फिर से ऊपर जाएगा, ऊपर जाने के बाद वापस आएगा, ठीक है। तो कह रहा है 1.3 सेकेंड फ्रॉम द मोमेंट इट इज ड्रॉप टू सेकेंड इम्पैक्ट। तो पहले तो इसको यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगा वो निकाल लेंगे। इनिशियल वेलोसिटी u जीरो है, राइट। तो बेसिकली हमारा h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर। सो बेसिकली 2h बाय g का रूट अंडर, ये हमारा टाइम दे देगा कि कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, है ना। सो अगर हम निकालते हैं कि कितना टाइम लगा इसको नीचे आने में, सो दिस इज इक्वल टू रूट अंडर 2 इंटू 1 बाय 9.8 निकाल, सो दिस विल बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 9.8। So this is equal to 0.452 seconds, ठीक है। अब देखो टोटल लग रहा था 1.3 सेकेंड, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो टोटल टाइम है, जितने देर में ये ऊपर गया और ऊपर आके वापस आता है, तो ये मान लो टोटल टी, ये टी टोटल टाइम, ये t1 मान लो इसको, तो t2 टाइम निकालेंगे तो टोटल टाइम t माइनस t1 कर लेंगे। t था 1.3 माइनस 0.452 करेंगे, तो 0.848 आ जाएगा, तो 0.848 सेकेंड। अब इसका ये बेसिकली ऊपर जाने में कितना टाइम लगेगा, हाफ ऑफ दिस, तो t2/2 इज इक्वल टू 0.424 सेकेंड इसको ऊपर जाने में लगता है। यहाँ पे जिस स्पीड से टकराया, ठीक है, वो स्पीड निकाल लेते हैं। तो ये जो v है, ये अगर हम लोग कैलकुलेट करें, मतलब v1 बेसिकली जिससे टकराया पहले आके, सो
this v1 is equal to रूट अंडर 2gh होता है 2 into 9.8 into 1, तो square root of 19.6, 4.42 7 मीटर पर सेकंड। और जिस स्पीड से ये रीबाउंड किया, मान लो वो स्पीड v2 है, तो मतलब v2 और कितने टाइम तक जाता है 0.424 तक। यहाँ पे फाइनल स्पीड क्या होगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, ठीक है। v इज इक्वल टू यू प्लस v2 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू v2 माइनस ऑफ gt, ठीक है। इतने टाइम तक ऊपर जा रहा है, तो दैट मीन्स v2 इज इक्वल टू 9.8 इंटू 0.424। ये अगर हम लोग कैलकुलेट करते हैं 9.8 इंटू 0.424, 4. This is 4.155 मीटर पर सेकेंड। अब देखो जिस स्पीड से टकराया और जिस स्पीड से रीबाउंड किया, ये क्या है, स्पीड कम हो जा रहा है। स्पीड कम हो रहा है मतलब कि परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन तो है नहीं। E is equal to velocity of separation by velocity of approach, तो V separation by V approach, तो सेपरेशन मतलब जिस स्पीड से v2 और अप्रोच क्या है ये v1, तो v2 by v1 कर लेंगे, विच इज इक्वल टू 4. सबको समझ में आ रहा है ना, 4.155 by 4.427। बच्चों आ रहा है समझ में? Yes, sir. तो 0.93 हो गया, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन क्या हो गया 0.938। ये हमारा E का वैल्यू है। सर लास्ट स्टेप में तो हमने वो E is equal to v2 minus v1 upon u1 minus u2 सीखा था ना। हाँ, मतलब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या होता है, सेपरेशन मतलब कि यहाँ से कितने स्पीड से जा रहा है, कितने स्पीड से जा रहा है, v2 स्पीड से ही जा रहा है। वो तो तब करते थे ना वो सारी चीजें जब दो ऑब्जेक्ट ऐसे इन्वॉल्व था, दोनों पहले मूव कर रहा था, बाद में v1 v2 स्पीड से जा रहा है, तब हम लोग देखते थे। यहाँ पे तो एक जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, वो तो ग्राउंड है ना, इसलिए हम लोग v2 by v1 जो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, ये याद रखो फॉर्मूला, इसलिए हम लोग मना करते हैं याद करने से कि तुमको ध्यान रखना है कि सेपरेशन किस स्पीड से हो रहा है, मतलब इससे जो ग्राउंड से टकराया उससे किस स्पीड से सेपरेट कर रहा है, और ग्राउंड को किस स्पीड से अप्रोच कर रहा था v1 स्पीड से, सेपरेट कर रहा है v2 स्पीड से, तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ऐसे निकला। यहाँ दो ऑब्जेक्ट इन्वॉल्व नहीं है इसीलिए वो फॉर्मूला नहीं लगाया, ठीक है। क्लियर है? यस सर। ठीक है, इसको लिख लीजिए फटाफट, और अगली क्लास में जो बचे हुए कुछ क्वेश्चंस हैं 2 डायमेंशन वाले वो सब खत्म करेंगे, और उसके अगली क्लास में हम लोग रोटेशन स्टार्ट करेंगे। सर यस सर मुझे कुछ बात करनी थी अभी क्लास के बाद। हाँ रुक जाना, बाकी लोग जा सकते हैं। सर उससे याद है बता देता हूँ, फिजिक्स में हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे आ गए।